पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए। यहां पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और आईएसआई ने। दो लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खबर तो आप सुन चुके होंगे दोस्तों, अभी तक खबर तो आपके पास आ चुकी होगी, रात को ही आ चुकी होगी खबर कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल डाल दी। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो पाकिस्तान में भी है और वो ईरान में भी है। तो जैश अल अदल एक ग्रुप है, उसके बारे में हम 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में ही, कि जैश अल अदल एक सुन्नी मुसलमान टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुन्नी मुस्लिम्स हैं और वो जाते हैं बलूचिस्तान में, ईरान वाले, ठीक है जी, ईरान के बलूचिस्तान में, और वहां पर जाके लोगों का कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो इन्होंने ड्रामा इस बार करा। कुछ समय पहले इन्होंने ईरान के बॉर्डर गार्ड्स भी मारे थे। जैश अल अदल वालों ने अटैक कर दिया, मार दिए बॉर्डर गार्ड्स, ये कर दिया, वो कर दिया, तहस नहस, रॉकेट मार दिए। अब ईरान ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई करी है और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों मार दी मिसाइल। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा पूरा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की ओर दुनिया जा रही है। और मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, मैं आपको फैक्ट्स और डेटा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ईरान ने बम मारा था, मिसाइल मारी थी इराक के अंदर। इराक के अंदर मिसाइल मारी, इराक के अंदर मिसाइल मार के ईरान ने बोला कि वहां पे हैं मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी के लोग, तो हमने खुफिया एजेंसी इजराइल को इराक में बर्बाद कर दिया है, हमने मोसाद को इराक में बर्बाद कर दिया है, इंशाअल्लाह फतेह हमारी हो। अब ईरानी खुश हो गए। वहां से इराकियों का जवाब आया, इराकियों ने बोला, भाई पागल वागल हो तुम लोग, यहां पे कौन रह रहा है मोसाद, तुमने बीच बाजार में किसी का घर था, तुमने बम मार दिया यार। तो गुस्से में अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया और जो चार्ज डी अफेयर्स थे उनको विड्रॉ कर लिया। अब ईरान और इराक के बीच में खटपट चल रही है। मुफ्त में बैठे बैठे इनको पता नहीं कहां सपने में मोसाद दिखा, ईरान के मौलाना मौलवियों को, इन पागल के बच्चों ने बोला मारो, वहां पे मिसाइल उन्होंने मारी, इराक ने जवाब दे दिया। इराक ने बोला यार तुम दिमाग है तुम्हारा, नहीं तुम्हारा दिमाग है, घास खाते हो, क्या खाते हो तुम। अब वही काम ईरान ने कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को ठीक मारा, बिल्कुल पाकिस्तान डिजर्व्स इट। लेकिन दोस्तों इसमें ना मैं बताता हूं, तृतीय विश्व युद्ध की बात जो हम कर रहे हैं उसको मैं जरा 2-3 मिनट बाद में समझाऊंगा आपको। पहले पाकिस्तान का रिएक्शन। अब साहब, पाकिस्तानी गुस्सा, पाकिस्तानी आग बबूला। अच्छा, पाकिस्तानी फौज कभी गुस्सा नहीं करती क्योंकि उसको लड़ना तो है नहीं। पाकिस्तानी टीवी एंकर गुस्सा करते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर गुस्सा करते हैं। ईरान ने मारा दे दनादन मिसाइल। पाकिस्तान कहता है कि बच्चे मार दिए। यहां पे तो आतंकवादी थे ही नहीं, आपने बच्चे मार दिए। अच्छा, ये जैश अल अदल है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये बलूचिस्तान में काम करते हैं, लेकिन आप इनको कंफ्यूज मत करना बलोच फ्रीडम फाइटर से। बलोच फ्रीडम फाइटर जैसे BLA है, BRAS है, ये अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं। इनका ईरान के ऊपर या ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे लोग हैं। जैश अल अदल ये एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट तंजीम है जिसको फंड करा है पाकिस्तानी आर्मी ने और ISI ने। ये मैं आपको बताता हूँ करते क्या ये लोग। पाकिस्तान की आदत है, ये अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तान करता क्या है। पाकिस्तान वही काम करता है जो ईरान करता चला है। पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, फलाना ढिमका, कि हम भारत में कंट्रोल कर पाएं, इन्फ्लुएंस कर पाएं चीजें। कश्मीर में करवा दिया, हजारों लोग मरवा दिए। वही काम पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में करा। ये बब्बर खालसा, टप्पर खालसा, ये सब दुनिया भर के इन्होंने ड्रामे यहां पे शुरू कर दिए कि हम पंजाब में भी कंट्रोल कर लें। उसी प्रकार से इन्होंने तालिबान बनाया
कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लें। वही तालिबान जो आज इनको मार मार के सुन्न कर रखा है ना, जिसने मार मार के दुम्बा बना दिया इनका, वही तालिबान। ये पाकिस्तानियों का ही क्रिएशन है। पाकिस्तानियों ने बोला चलो वहाँ पे तालिबान बनाते हैं, तालिबान बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इंडिया के 2 एरिया हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, उसी प्रकार से तालिबान से हम अफगानिस्तान कंट्रोल करेंगे और जैश ए दल से हम ईरान को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कैसे होगा कि यानी कि हम आपके यहाँ जब भी चाहे कुछ हादसा करवा सकते हैं, कुछ सानिया करवा सकते हैं, कुछ ऐसी ट्रेजिडी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा कि जिससे लोगों के दिल टूट जाएं, आतंकवादी गतिविधियां हो गई, किसी को मार दिया, कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट में बम फूट गया, 150 लोग मर गए, दिल तो टूटता है, लोग तो रोते हैं, जिसके घर वाला जाएगा वो तो रोएगा। तो अब ये पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी करी, यही पॉलिसी वापस पाकिस्तान को काट रही है। खैर मारी उसने मिसाइल। अब पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहे हैं कि आप तो ये जानता नहीं क्या ईरान, ये पूछ रहे हैं आपस में, ईरान से नहीं पूछ रही है, 2 लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है, हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं, काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हम कंडेम करते हैं और हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारी 2 कौड़ी की सोवरेनिटी नहीं है यार। मुझे तो जब बहुत बुरा लगता है जब पाकिस्तानी ना खुद मुख्तारी की बात करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी क्या खुद मुख्तारी, बिके हुए तुम लोग हो यार। $2 में तुम्हारी कौम बिकी हुई है, कर्ज में तुम डूबे, तुम्हारी सोवरेनिटी। आप ही के एक बहुत बड़े टीवी जो कमेंटेटर हैं, मैं तो कहता हूं आदमी फिलोसोफर है, टीवी कमेंटेटर ही नहीं, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब का ही डायलॉग है, मैं पाकिस्तानियों आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दूसरे पाकिस्तानी की बात कम से कम आपको समझ में आ जाएगी। हसन निसार साहब का यह कहना है कि जो बंदा, यानी कि कोई भी आदमी जिसकी जमीन अपनी नहीं है, राइट, जिसकी छत अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? यानी कि वो बंदा खुद मुख्तार हो ही नहीं सकता, वो सॉवरेन हो ही नहीं सकता, उसकी संप्रभुता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बिक चुका है। आपके सर से बाल से लेकर पैर के जो जूते हैं सब कुछ तो बिक चुके हैं यार। आप बात करते हो सॉवरेनिटी की, आप बात करते हो संप्रभुता की, हैं? हम ये करते हैं, हमारे पास बम है, हमारे पास, तुम मारो ना बम, किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्या परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे? मारो बम, एटम बम में मारो उसके। भाई तुम में औकात है, तुम्हारे जर्नलों में औकात है, तुम्हारे अंदर बड़ा ये वलवला, बड़ा एक जोश, बड़ा ये जुनून है कि हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, तो करो ना। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है? ये सिर्फ कौमी तराने लिखने के लिए तुम्हारा जोश सिर्फ कौमी तरानों तक है? ओ भाई करो उस पर अटैक। उसने कर दिया, और अटैक करने पहले सोच लेना, तुम्हें उसको $18 अरब देने हैं 2024 में, अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाया तो। $18 अरब यू ओ ईरान, तो भिख मंगो, औकात में रहो। ईरान कुछ नहीं कहेगा, ईरान कहेगा ठीक है अटैक कर देना, पहले 18 अरब लाओ हमारे। गला सूख जाएगा पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों का, गला सूख जाएगा। हम तो कह रहे थे, हम तो हैं, बस हैं करने में रह जाओगे तुम। $18 अरब केस फाइल करने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल केस, फ्रॉड का पाकिस्तान के ऊपर ईरान। और ईरान बोल चुका है मुंह पे, $18 अरब लाओ, यू ओ अस $18 बिलियन इन केस यू डू नॉट एक्टिवेट द पाइपलाइन। पाकिस्तान ने तो कंस्ट्रक्ट नहीं करी पाइपलाइन, एक्टिवेट कहां से कर देगी है? अब दो 18 अरब। बम है, ये कार देंगे, हम नहीं डरते किसी से, बस यही बोल देना तुम्हें, इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ईरान ने फिर ये बोला है कि ये जो मिसाइल गिरी है पाकिस्तान के ऊपर, ये गलती से गिर गई यार। ऐसी हसीन गलतियां होती रहती हैं पाकिस्तान के साथ। आपको याद है पिछले साल क्या हुआ था? एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से चली गई थी और पाकिस्तान के अंदर गई। बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई। बस इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल एक ब्रह्मोस के सामने। उसमें तो एक्सप्लोजिव नहीं लगा था, वो तो ऐसी थी विदाउट दिस थिंग, वॉरहेड। वो मिसाइल गई, ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करवाए, 2-3 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ती रही हाइपरसोनिक स्पीड में, शू 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 निकली, बस ऐसे देखा उन्होंने, बस थैंक यू बोला, बाय बाय। तो ये बड़ी हसीन गलतियां हो रही हैं यार। कभी भारत से गलती से निकल जाता है, कभी ईरान से गलती से निकल जाता है। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई पाकिस्तान की, लेकिन पूरी दुनिया में, जो मैं तृतीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि पूरे दुनिया में आग की लपटें फैल रही हैं, अब देखिए क्या क्या हो रहा है। आप ये समझ लीजिए कि इजराइल और हमास की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। करेक्ट?
उसमें हिजबुल्ला भी शामिल हो गया और उसमें हुथी भी शामिल हो गए। अब इसके अलावा दोस्तों, हुथियों ने अमेरिकन के ऊपर अटैक करा और इंग्लिश के ऊपर अटैक करा, उनके जहाज़ों के ऊपर। उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका और इंग्लैंड ने, यानी कि यूके और यूएसए ने मिलकर हुथियों का बैंड बजा दिया। उधर जो बाइडेन फोन करते हैं ईरान के प्रेसिडेंट रईसी को कि रईसी, इतनी रईसी भी ठीक नहीं है बेटा, इतना मारेंगे, इतने बम मारेंगे, गरीब बन जाओगे। उसने उसको धमकी दे दी। वहां पे तुर्की पहले कुर्दों पे अटैक करता है, लेकिन तुर्की की भूख नहीं मिटती। तुर्की आगे और मजीद हमले करता है। किस पर? तुर्की ने दोस्तों अटैक कराया है सीरिया और इराक के अंदर। वही कर्डिश वर्कर्स पार्टी जो तुर्की के शदीद खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन तुर्की का जो संप्रभुता है तुर्की की, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों के ऊपर तो टर्की ने पहले बॉम्ब करा, उनके ऊपर, कुर्दों के ऊपर, फिर उसने सीरिया और इराक के ऊपर अलग बॉम्ब कर दिया। तो आप समझ रहे हैं पूरा मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप अब जंग की लपट में है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये एशिया नहीं पहुंच सकती। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कल परसों, ये आग की लपटें एशिया पहुंचेंगी, ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों, जो चीन और ताइवान के बीच की कशमकश है, जो झगड़ा है, चीन पक्का करेगा अटैक, 100% चीन करेगा। चीन अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा। और चीन के अंदर कुछ चीजें हो रही हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो मेजर गौरवारी आपको बता रहा है वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। कुछ हमारी रिसर्च है, ये भी सुन लीजिए। अब दोस्तों ये देखिए हमारी रिसर्च है, मैं रिसर्च से आपको रेफर करके बताता हूं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक चाइनीज मिलिट्री के अंदर एक उथल पुथल ला दी। काफी जर्नलों को सैक कर दिया और जो अपने फेवरेट हैं उनको ऊंची ऊंची पोजीशन में बैठा रहा है। ऊंची पोजीशन में क्यों बैठा रहा है ये भी देख लीजिए। और सीनियर कमांडर्स जो हैं उनको निकाल रहा है, क्योंकि ये जो सीनियर कमांडर है दोस्तों, ये लड़ना नहीं चाहते। मैंने आपको बोला ना कि एशिया तक लड़ाई पहुंचेगी। अब ये जो एरिया वेस्ट एशिया कहता है, जहां पे ऑलरेडी जंग चल रही है ना, उसको तो एशिया कहता है। तो आप बोलेंगे मेजर साहब आपने तो ये बोला था कि एशिया में जंग नहीं, एशिया में पहुंचेगी, एशिया में तो ऑलरेडी हो रही। नहीं, व्हेन आई से एशिया, मैं अपनी जैसे साउथ एशिया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चाइना का पूरा एरिया है, इस एरिया को मैं वैसे बोल रहा हूं। चल तो टेक्निकली स्पीकिंग एशिया में ही रही है, लेकिन जब हम कहते हैं ना हमारे साइड का जो एशिया है, जहां पे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब, इंडिया तो है ही है वहां पे बीच में, खैर, तो ये सारा इस एरिया में ये पहुंचेगी, राइट। अब देखिए ये क्या कर रहा है, शी जिनपिंग इस चीज में लगा है कि ऊपर वाले जनरलों को धीरे 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 निकाल दे। वो क्यों निकाल रहा है? पहले तो मैं आपको असली औकात बताऊं चाइनीज फौज की। दोस्तों चाइनीज आर्मी नहीं है वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। जैसे इंडिया की आर्मी को इंडियन आर्मी बोलते हैं, अमेरिका की आर्मी को यूएस आर्मी बोलते हैं, यूके की आर्मी को ब्रिटिश आर्मी बोलते हैं। चाइना की जो आर्मी है उसको चाइनीज आर्मी क्यों नहीं बोलते? सोचिए, तब आपको पता लग जाएगा क्या चल रहा है टंटा इसमें और क्यों चल रहा है ये, राइट। चाइनीज आर्मी है ही नहीं। वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फौज नहीं है, उस देश की फौज नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आर्म्ड विंग है। आप समझ रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। पीएलए आर्मी, पीएलए नेवी, पीएलए एयरफोर्स। जबकि पीएलए का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ये है। अब आप समझ गए खेल। अब देखिए शी जिनपिंग क्या कर रहा है कि नीचे से एग्रेसिव कमांडर्स हैं। इसने गलवान में भी यही ड्रामा करा था और कई सालों से कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि जो आज की तारीख में इसके जर्नल हैं, ये लड़ने वाली जनरल नहीं है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है चीनी आर्मी। ये बात भारतीय सेना को भी पता है अच्छे तरीके से कि ये लड़ने वाले नहीं, इनके पूरे फौजी हैं, ये सोल्जर, ये सब लड़ने वाले थोड़ा ना। ये इनके घर में एक एक बच्चे, तो एक एक बच्चे उसको राजा की तरह रखो। लिटिल एम्परर्स बोलते हैं चाइना में इसको। कोई इनको ज़्यादा दुख दर्द नहीं देता। जैसे एक बच्चा होता है ना घर में तो लाडला होता है, तो चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, सारे के सारे लाडले। कौन भेजेगा फौज में? फौज में तो भैया जो जाएगा फौज में वो मौत के साथ खेलेगा, या तो मरेगा या मरेगा। फौज में और तो कोई स्कोप है नहीं, कोई भी फौज हो। तो ये लोग डर डर के भेजते हैं अपने बच्चों को फौज में। अब हुआ ये यहाँ पे कि भाई चाइना का जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम जो चाइना का है इस वक्त, फौज का सिस्टम, उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं जनरल लेवल पे, जिनको एक्चुअली लड़ाई करनी है, राइट, वो लड़ना नहीं है, मर जाएंगे, लड़ना नहीं है।
और शी जिनपिंग को पता है कि लड़ने वाली फौज नहीं है, इसलिए शी जिनपिंग ऊपर वाले जर्नलों को हटा के ऐसे ऐसे जनरल्स ला रहा है जो कि बड़े एग्रेसिव हैं, जो एक्चुअली जंग करना चाहते हैं। और जिस दिन उसकी ये पॉलिसी कंप्लीट हो गई उस दिन वो अगला स्टेप ताइवान पे लेगा। मैं आपको और डिटेल्स देता हूं। ये दिखा है कि ऑब्जर्वर सजेस्ट देयर में बी अ रिलक्टेंस विद इन द चाइनीज मिलिट्री टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट। बड़े रिलक्टेंट हैं, झिझक है इनमें। रिलक्टेंस यानी कि झिझक। इनकी सीनियर लीडरशिप कहती है हम नहीं लड़ना चाहते भाई, हम आज तक नहीं लड़े। इनको चाहिए फौज की वर्दी, इनको चाहिए बड़े बड़े मेडल, पता नहीं किस चीज़ के लेकिन मेडल, इनको चाहिए आलीशान घर, इनको चाहिए सारी चाइनीज़ फौज की फैसिलिटीज़, इनको चाहिए अय्याशी की ज़िंदगी। लड़ना कोई है इनको यार। अब आपको ऐसी दूसरी फौज कौन सी लगती है जिसके जनरल बहुत करप्ट हैं और लड़ते नहीं हैं, मोटे मोटे पेट हैं, जिनके फालतू के मेडल लगा रखे हैं? दूसरी फौज कौन सी है दोस्तों? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए दूसरी फौज कौन सी है। याद आया आपको है वाली जो फौज है ना, है वाली फौज की हरकतें भी इस फौज से मिलती हैं कि नहीं मिलती? तो नीचे कमेंट्स में जाके लिखिए है, और जीभ बाहर निकालने वाला इमोजी डालिएगा, मेजर समझ जाएगा आपने है बोल दिया है। ठीक है भाई। अब देखो, शी जिनपिंग ने एक एनालिस्ट है वहां पे जिसका नाम है गॉर्डन चैंग, ये कह रहा है कि गॉर्डन चैंग का मानना, ये भी चाइनीज है, इसका मानना है कि शी जिनपिंग ऐसे ऐसे जनरल्स ला रहा है जो कि हेजिटेट नहीं करेंगे। क्योंकि जब शी जिनपिंग चाह रहा था कि गलवान में एग्रेसिव एक्शन लो, इसके आपको याद है, आपको पता नहीं आपकी मिस हो गई नहीं हुई, आपको ध्यान भी होगा, कई चाइनीज जनरलों को गलवान एरिया से शी जिनपिंग ने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया 2-3 बार। हर तीसरे चौथे महीने एक को रिप्लेस कर रहा था वो। क्यों? ये लड़ना ही नहीं जानते यार, ये चाहते ही नहीं लड़ना, डर के मारे बस इनके नाम से, इनके नाम का खौफ रहे, बस चाइनीज फौज आ रही है, चाइनीज फौज। जब शी जिनपिंग ने बोला जाके लड़ो, सामने इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी यहाँ पे बोर हो रही है कि यार ठंड में बैठा रखा है, लड़ाई लड़ाई हो नहीं रही, अबे आओ तो फिर लड़ें तुमसे, तुम लड़ना ही नहीं चाहते। फिर उसने सैक करा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथे को भेजा, वो लड़ने को राजी नहीं यार। तो इसलिए शी जिनपिंग को लगा ये तो बेइज्जती करवा देगी फौज मेरी, इसलिए शी जिनपिंग सबको, ऐसे लोगों को एलिवेट कर रहा है जो कि एक्चुअली लड़ना चाहते हों। माओ त्से तुंग की प्लेबुक एक है, कहता माओ त्से तुंग की जो फिलॉसफी है उससे, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सेंट्रल टारगेट लिया गया है और उसके लिए पूरी चीन तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त आग फैल रही है ना, अचानक देखिए इराक पे अटैक हो जाता है। इराक कहां था यार? इराक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, इराक की कोई बात कर रहा था? कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक ईरान जो है इराक पे बम मार देता है, पता नहीं इनको क्या खुजली होती है अचानक। ये पाकिस्तान पे बम, जो कि ठीक मारा पाकिस्तान पे, तो मैं ईरानियों से कहूंगा कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ये मौलवी मौलाना जो पागल के बच्चे बैठे हैं तेहरान में, मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी मौलाना साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2-4 बम और मारो इन पाकिस्तानियों के, दे डिजर्व इट। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं धीरे धीरे अमेरिका भी इसमें आ रहा है, ईरान भी इसमें खींचा चला आ रहा है, इराक को भी खींच लिया, सीरिया को भी खींच लिया, यमन को भी खींच लिया, इजराइल को भी खींच लिया, फिलिस्तीन को भी खींच लिया, लेबनान को भी खींच लिया, पाकिस्तान को भी खींच लिया। कितने देश आ गए? जो लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच में हुई थी, या एक देश और एक आतंकी गुट, इजराइल और हमास के बीच में, उसका दायरा कितना फैल गया। और अभी तक मैंने आपसे रशिया और यूक्रेन की बात नहीं करी है, वो मैं कह रहा हूं ईस्ट यूरोप का मामला है, ये तो एशिया का मामला है। ये कहां पे हैं दोस्त? सब अपने जितने भी भाई लोग आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, दोस्त कहां हैं? ये तो एशिया है पूरा। तो अब आप समझ लीजिए कि यूरोप की लड़ाई, अब 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिसमें कि लड़ाई फैल चुकी है। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, यहां पे होता है वीडियो खत्म, हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अच्छा, ये सवाल है आदित्य का। जैन सर, मैंने ये देखा है कि IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स अभी ग्रो कर रही है, बट हमारे पास 5th जेन फाइटर नहीं है, स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, और चाइना के पास खुद अपना चेंगडू J-20 है, और हमारे प्रोजेक्ट्स AMC है, एक्वा और ऑरा, ये डेकेड में भी यानी कि 10 साल में भी कंप्लीट नहीं हो सकते। आंट वी लैकिंग बिहाइंड? यस, वी आर लैकिंग बिहाइंड। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार को पता है वी आर लैकिंग बिहाइंड। वी आर टॉकिंग टू द अमेरिकन, वी आर टॉकिंग टू द फ्रेंच, वी आर पुशिंग इन मनी। देखिए पता है क्या होता है, ये जेस्टेशन पीरियड ना इन प्रोजेक्ट का बहुत लंबा होता है, और हम लोग पहले सो रहे थे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सो रहे थे। एक जमाने में DRDO भी ऐसी था, अच्छे लोग DRDO में तब भी थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी मैं आपको बता रहा हूं अच्छे लोग। लेकिन जब सरकार ढीली होगी ना, सब ढीले होंगे। यहां पे सरकार ने ऐसी चाबी भरी है कि 120 की स्पीड पे सब लोग सवेरे उठते ही भागते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे से भागना शुरू कर देते हैं लोग। तो अब बड़ी तेजी से काम चल रहा है। क्या चाइनीज हमसे आगे हैं? यस। क्या हम कैचअप कर पाएंगे? यस। और मुझे नहीं लगता कि 10 साल लगने वाले हैं,
उससे बहुत जल्दी कैचअप हो जाएगा, बहुत जल्दी। देखिए क्या होता है ना कि चाइनीज किस लिए तैयारी कर रहे हैं। चाइनीज सिर्फ भारत से लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, उनके निशाने पे ताइवान भी है, उनके निशाने पे अमेरिका भी है, उनके निशाने पे नेटो फोर्सेस भी हैं। इसीलिए तो आप ये मत सोचिए कि चाइना कह रहा है कि हमारे पास 7-8 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो 7-8 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है और हमारा क्या है? हमारा थ्रेट परसेप्शन है चाइना और पाकिस्तान, जिसमें चाइना 80% या 90% है, पाकिस्तान 5 या 10% ऐसी, जैसे पतीले की खुरचन होती है, दैट इज पाकिस्तान की औकात पतीले की खुरचन वाली है दोस्तों। तो ये दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल एनालिसिस। मुझे नहीं लगता कि भारत को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा है हमारे पास, विजन है हमारे पास, स्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पास है, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, ये सब क्लियर है हमारे पास, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा, उस्मान मलिक। उस्मान मलिक जी कहते हैं कि आपने बोला कि हमारी फोर्सेस खरीद रही हैं, इसमें 5 से 15 साल लग जाएंगे, बट अगर चाइना कल सवेरे अटैक कर दे फिर क्या होगा? क्योंकि हम पहले पाकिस्तान पे नहीं, ऐसा कल सवेरे ये सब अटैक कल सवेरे वाले नहीं होते भाई। ये उस्मान मलिक जी आप ये कह रहे हैं कि कल अटैक कर दे, नहीं, ये ऐसे नहीं होता कि कल अटैक कर दो, सवेरे से उठे, फर्स्ट क्लास नाश्ता करा, पराठे शराठे खाए, बोला चलो भाई इंडिया पर अटैक। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, वी हैव आवर इंटेलिजेंस, दे हैव देयर इंटेलिजेंस, वी नो व्हेन दे अटैक, एंड टुडे वी हैव। देखिए बात ही होती है ना, क्या आज चाइना अटैक करेगा तो क्या भारत उसको रोक सकता है और मुंह तोड़ जवाब दे सकता है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। आज की तारीख में, आज की तारीख में मैं जनवरी 2024 की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको एक और बात बता दूं उस्मान मलिक साहब, अगर चाइना को यह पता होता या चाइना को यह विश्वास होता कि हमारे पास ऐसा मैन पावर है, हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम भारत पे अटैक करेंगे और भारत कुछ नहीं कर पाएगा, अगर चाइना को ऐसा लगता, चाइना कब का अटैक कर चुका होता? 1962 में करा था ना, 1962 में। फिर मैं आपको यही बोल रहा हूं, चाइना टेस्ट कर रहा था गलवान में, इट वाज अ टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स कि भारत क्या जवाब देगा। भारत ने तेज जवाब दे दिया, चुप बैठ गए। अभी और तैयारी कर रहे हैं, फिर छेड़ेंगे। ये होगी हमारे और चीन के बीच में लड़ाई, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, 1-2 साल के बाद भी नहीं होगी, लेकिन कभी इन द नियर फ्यूचर ये लड़ाई पक्का होगी। उस दिन के लिए हमें तैयारी करनी है और हम कर भी रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है महक वत्स। नमस्ते भैया एंड होल टीसीडी टीम। नमस्ते महक जी। आई एम 19 ईयर, मैं 19 साल की लड़की हूं दिल्ली से। मेरा सवाल है कि आपने एनआरसी में बोला कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग और एक प्रोसीजर है, बट जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी आधार कार्ड है, उनका कैसे करेंगे? तो महक है 19 साल की। महक बेटा, ऐसा है कि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब है नहीं मेरे पास। मैं आपको क्षमा चाहूंगा आपसे, और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये एक बार कोई आ गया बंदा, और बात सिर्फ आधार कार्ड की नहीं है, बात यह है कि पॉलिटिकल जो पावर्स हैं स्टेट में वो सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल कार्डर्स इन्होंने ज्वाइन कर लिए, अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिकल कार्डर ज्वाइन कर लिए। तो अब सरकार कैसे करेगी ये देखना पड़ेगा कि सरकार करेगी कैसे। हाउ विल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू इट? आई डोंट नो। क्या स्ट्रैटेजी इनकी होगी मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मामला बड़ा पेचीदा है, क्योंकि कोई भी विक्टिम कार्ड प्ले कर सकता है इसमें। आपने उठाया, उसने इस्लामोफोबिया बोल दिया। अब कोई चाहता नहीं ना, भारत में लोगों को बड़ा डर है, कोई भी शरीफ बंदा है उसको डर है। आपने उसको कम्युनल बोला तो उसको बुरा लगेगा यार कि मुझे कम्युनल, मैं तो कम्युनल नहीं हूं। सबका ये हाल है, और ये सबसे पहला पत्ता यही प्ले होगा। अब पता नहीं कैसे करेंगे, अमित शाह जी जाने, वो जानते हैं, डोभाल साहब जानते हैं, दे नो बेटर। धीरज ये कहते हैं कि आप और आपका परिवार मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। नमस्कार धीरज जी, आपका और आपका परिवार मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। मेरा सवाल ये है, पूछते हैं कि ये धीरज जी पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी पोजीशन में होता, जैसे हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या बायलैटरल टाइज है मेजर कंट्री के साथ, क्या पाकिस्तान रुकता हमें अटैक करने से? धीरज जी, अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन सच्चा सवाल है। पाकिस्तान को भारत जितना बनने की जरूरत ही नहीं है बड़ा। पाकिस्तान को, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 10-12 अरब डॉलर हो जाएंगे और पाकिस्तान को एश्योरेंस हो जाएगा कि अमेरिका वापस अफगानिस्तान में आ गया, पाकिस्तान अटैक कर देगा, उसको भारत जितना बड़ा बनने की जरूरत नहीं है।
उसकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना छोटी, 10 मतलब 1/10 है, 1/10 से भी छोटी है। आई थिंक 1/12 तो 1/15 है हमसे इकोनॉमी। उसको हमारे लेवल पे आने की जरूरत ही नहीं है। आतंकवाद के लिए क्या लेवल? पाकिस्तान के पास थोड़े से रिसोर्सेज आए और कोई इसने नया अब्बू अपना बना लिया जो इसको सपोर्ट करता है थोड़ा सा, ये अटैक कर देंगे। इनकी फौज को थोड़ा ना अटैक करना है, इनको तो आतंकी भेजने हैं। 100% जो आपने बोला है ये मैं आपको आज गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। लोग ये वीडियो सेव कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।